रात के 10 बज रहे थे। मैं किचन में खड़ी रोटी बना रही थी जब मुझे यूं लगा जैसे मेरे पीछे कोई आ खड़ा हुआ हो। वो मेरा वहम नहीं था। ना चाहते हुए भी मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे पीछे खड़ा शख्स कोई और नहीं, वो ही शख्स था जो ना जाने कितने दिनों से मेरे ताक लगाए बैठा था। मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। आज मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मगर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, मैं जल्दी से भागी और अपने कमरे में जा घुसी। जाते ही कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। मैं नहीं जानती कि बाहर खड़े शख्स का मेरी इस हरकत पर क्या रद्दे अमल होगा, मगर मैं इतना जानती थी कि अब मुझे उससे ज्यादा दूरी इख्तियार करना होगी। मैं इतनी मजबूर थी कि ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मेरे दिल पर एक क़यामत बर्पा हो चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ऊपर कुछ हकीकतें इस तरह आश्कार होंगी और ये हकीकतें इतनी दिलखराश होगी। मैं वही दरवाजे के साथ जमीन पर बैठ गई और ज़ारों की तार रोने लगी। ना जाने वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें अपनी किस्मत पर रश्क होता है। मेरी तो सारी उम्र अपनी किस्मत पर सिवाय आंसू बहाने के और कुछ नहीं किया, और आज वो बाहर खड़ा शख्स मेरी इज्जत का लुटेरा बन गया। वो जिसके लिए मैंने सबसे ज्यादा इज्जत की थी, वही मेरे लिए बाइस शर्म बन गया। मैं ना जाने वही जमीन पर बैठी कितनी देर रोती रही। माजी मेरे दिमाग पर हिथौड़ी की तरह वार करता रहा। मुझे याद है वो दिन जब एक रोज मेरे अब्बा की तबीयत अचानक खराब हो गई। कोई नहीं जानता था कि उनकी जिंदगी चंद दिनों की मेहमान रह गई है। अब मैं बालिग हो चुकी थी। अपनी बीमारी में अब्बा को सबसे ज्यादा मेरी फिक्र थी कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं अब्बा की हालत देखकर कमरे के एक कोने में लगी ज़ारों की तार रोती चली गई। जब हमारे घर अब्बा के बड़े ही अजीज दोस्त चचा रहीम आए, वो अब्बा के सबसे करीबी दोस्तों में से एक थे। यही वजह थी कि वो हमारे घर बिना किसी रोक टोक के आ जाया करते थे। अब्बा ने उन्हें अपने पास बिठाया। मुझसे जुड़ी सारी परेशानियां उन्हें कह डाली। चचा ने अब्बा का हाथ थामा और उन्हें कहा कि आज से नईमा मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस अब्बा तो शायद किसी ऐसी तसल्ली के इंतजार में थे। जैसे ही चचा रहीम ने उन्हें तसल्ली दी, अब्बा की सांसों की हरारत तेज होने लगी। चंद ही मिनटों में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब्बा की मौत के बाद मेरा तो दुख से बुरा हाल था। जैसे ही अब्बा का कुल हुआ, चचा रहीम अपने साथ मुझे अपने घर ले आए। उन्होंने मेरे अब्बा से वादा कर रखा था, लिहाजा वो मुझे किसी सूरत इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। चचा रहीम का घर बहुत बड़ा था। ऐसा घर मैंने सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में देखा था। हर शय बड़ी नफासत और खूबसूरती से सजाई गई थी, और मैं इस महल नुमा घर के मुलाजमों से भी बदतर हालत में थी। खैर, चचा ने अंदर जाते ही मुझे अलग कमरे में भेज दिया। ये कमरा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। इस घर में कोई भी मुझसे मिलने मेरे कमरे में ना आया। न मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं बाहर जाऊं। शाम का वक्त था जब रहीम चचा ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। पहले तो मैं डर गई कि पता नहीं कौन होगा, मगर उन्होंने दस्तक के साथ ही बता दिया कि बेटी मैं आया हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने चचा और उनके घर की 4 खवातीन खड़ी थी। मौलवी साहब भी पास ही थे। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई कि क्या होने वाला है। तब उन्होंने हमारी परेशानी को देखते हुए कहा, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा निकाह करने वाला हूँ। उनकी ये बात सुनकर मैं मजीद हैरत में पड़ गई कि ये क्या कह रहे हैं। फिर चचा ने मुझे सारी बात बता दी और बोले, रानी, मैं तुम्हारा निकाह अपने बेटे से करवाना चाहता हूँ। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस घर में पूरी तरह महफूज हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। उनके साथ खड़ी खवातीन के तो जैसे चेहरे से रंग ही उड़े हुए थे, मगर उसी वक्त लाल दुपट्टा ओढ़ कर बड़ी सादगी से मेरा निकाह कर दिया गया। मेरी जिंदगी में ये सब कुछ ख्वाब की तरह हो रहा था। ख्वाब भी वो जिसका शायद मुझे मतलब तक मालूम नहीं था।
میرا کسی ایسے امیر شخص سے نکاح کر دیا گیا جسے میں جانتی تک نہیں تھی، اسے دیکھا بھی نہیں تھا۔ چچا نے باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہو کے طور پر اپنے گھر لے آئے، گھر میں متعارف کروایا۔ مگر سچ تو یہ ہے کہ وہاں پر موجود ہر شخص کے تاثرات ایسے تھے جیسے میں کوئی گناہ کر کے آئی ہوں۔ خیر، مجھے میرے شوہر کے کمرے میں بھیج دیا گیا اور میں ہر لڑکی کی طرح نکاح کے ساتھ دل میں کئی ارمان لیے اپنے پیا کا انتظار کرنے لگی۔ مگر میرے دل میں ایک عجیب سا وہم تھا کہ نہ جانے میرا شوہر مجھے دیکھنے کے بعد کیا رد عمل کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا اور پھر جیسے میرے پاس آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ پاس آتے ہی جیسے ہی اس نے گھونگھٹ اٹھایا، بے ساختہ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ میں سب جانتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ فوراً وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا، سو باہر سے چند آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے باہر جا کر ابا یعنی کہ چچا رحیم سے لڑنا شروع کر دیا کہ یہ آپ کیسی لڑکی لے کر آئے ہیں، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ اس کا اور میرا کوئی جوڑ ہو سکتا ہے۔ اس کے یہ کلمات سن کر میرے دل پر تو جیسے چھریاں چل رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بیڈ سے اٹھی، واش روم جا کر گھسی اور جاتے ہی شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جانتی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، کوئی خوبصورت گبرو جوان مجھ سے کیوں شادی کرے گا۔ میرا رنگ حد سے زیادہ کالا تھا اور یہی وجہ تھی کہ بچپن سے ہر کوئی مجھے نیما کم اور کالی زیادہ کہہ کر پکارتا تھا۔ آج میرے شوہر نے بھی میرے منہ پر ایسا تماچا مارا جس نے میری اس سیاہ رنگت کو اور بھی سیاہ کر ڈالا ہے۔ خیر، چچا نے راشد یعنی میرے شوہر کو کچھ سمجھا بجھا کر چپ تو کروا لیا، مگر وہ میرے کمرے میں نہ آیا۔ میں خاموش آنسو بہاتی رہی، نہ جانے رات کے کس پہر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پورے گھر میں عجیب چہل پہل تھی، شاید ہر کوئی مجھے دیکھنے آیا تھا۔ میری آنکھ راشد کی آواز پر کھلی، جس نے بس اتنا ہی کہا، لڑکی اٹھ جاؤ، تمہارے اس حسن کو دیکھنے کچھ مہمان آئے ہیں۔ اس کے طنز نے میرا دل چھلنی کر دیا اور اس دن کے بعد اذیتوں کا وہ ناتمام سلسلہ شروع ہو گیا جو کبھی ختم نہ ہوا۔ ارشد خود عمر میں کافی چھوٹا تھا، یوں کہہ لے کہ مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ہی ہوگا، مگر وہ بلا کا خوبصورت تھا۔ آنکھیں تو جیسے اس کی خوبصورتی کے آگے ٹھہر سی جاتی، لیکن وہ مجھ پر ایک نظر بھی ڈالنا پسند نہ کرتا تھا۔ میرے سسر یعنی رحیم چچا جانتے تھے کہ مجھے کس قدر ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مگر وہ بے بس تھے، ہر لمحے میری ڈھال بنے رہتے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اپنے شوہر کا دل جیت سکوں، مگر ہر بار وہ مجھے اس طرح دھتکار دیتا کہ میں دوبارہ کئی دنوں تک اس کے سامنے آنے کی ہمت نہ کر پاتی۔ اس طرح گھر کا ہر فرد مجھے حقارت بری نظروں سے دیکھتا، جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ ایک سسر ہی مجھے محبت کی نظر سے دیکھتے۔ ایک روز ارشد کے لیے جوس بنا کر لے گئی، مگر اس نے وہ گلاس زمین پر گرا دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تبھی چچا رحیم اندر آئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا کر بڑے ہی پیار سے سمجھانے لگے، تم پریشان نہ ہو، ایک نہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا کی تسلی سے میرے دل کو بڑا سکون ملتا تھا، مگر اس وقت میری ساس کمرے میں آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے اپنی ساس کی نظریں بہت عجیب لگی، کیونکہ چچا رحیم میرے باپ کی جگہ تھے، مگر ساس کی نظروں میں میرے لیے عجیب سا شک تھا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں بہت شرمندگی ہوئی، مگر پھر میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ وہ تمہارا محافظ ہے، تمہیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے۔ خیر، اس دن کے بعد میری ساس کا رویہ میرے ساتھ مزید بدلا بدلا سا رہنے لگا، اور اسی ہفتے راشد کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر چلا گیا۔ اب میرا سسر میرے کمرے کے چکر لگاتا، میری ہر خواہش پوری کرتا، میں اپنے کام کرتی رہتی، وہ آرام سے بیٹھے رہتے۔ ایک روز میں الماری میں کپڑے طے کر رہی تھی کہ جب دیکھا سسر میرے پاس ہی کھڑے ہیں۔ میرے دل میں عجیب سے وسوسے آئے، وہ اپنا زیادہ تر وقت میرے ساتھ باتوں میں گزار دیتے تھے
अपने और बाबा की दोस्ती के किस्से सुनाकर मेरा दिल बहलाते। सोने का वक्त आता तो अपने कमरे में चले जाते। चंद दिनों के बाद आखिर अचानक कोई घर के दरवाजे पर आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने राशिद था। आमतौर शोहर जब अपने घर अचानक आता है तो बीवियां खुशी से फूले नहीं समाती। शायद मैं भी उसके तमाम तर रवैयों को पसे पुश्त डालकर खुशी से निहाल हो जाती अगर मेरी नज़र उसके साथ खड़ी लड़की पर न पड़ती जो लाल लिबास में मलबूस थी और राशिद ने उसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। ये मंजर देखकर मेरी तो रूह कांप उठी। किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सारा माजरा समझ गई। मगर इसी लम्हे मेरी सास आगे बढ़ी, अपने बेटे को सीने से लगाकर बोली, मेरा बेटा आ गया। तब अरशद ने कहा, अम्मा आ तो गया हूँ, तुम्हारी बहू भी साथ लाया हूँ। जाहिर है नई बहू बहुत हसीन थी। मेरी सास तो इस औरत के सदके वारी जा रही थी। मेरी आंखें चुपके से आंसू बहा रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मेरे साथ इस कदर भयानक मजाक भी कर सकती है। इससे पहले कि कोई उससे कुछ कहता, वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और मैं वही जमीन पर ढह गई। किसी ने दो हरफ तसल्ली भी नहीं बोले थे। थोड़ी ही देर के बाद ससुर को भी मामले की खबर आई। वो जल्दी से आए, मुझे तसल्लियां देने लगे, मेहमान खाने में ले गए क्योंकि मेरा उस कमरे में अब कोई हक नहीं रहा था। मैं यहाँ पहले भी राशिद की बीवी की हैसियत से कहाँ थी। न जाने कितनी देर में वही बैठी रही। मेरे ससुर मुझसे हमदर्दी कर रहे थे कि अचानक ही मुझे उनकी हमदर्दियाँ अजीब सी लगने लगी। इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे से जाने का कह दिया क्योंकि मैं मजीद कोई जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी सौतन को इस घर में बमुश्किल एक हफ्ता गुजरा था कि सुबह सुबह राशिद और उसकी बीवी नाश्ता कर रहे थे। मैंने सुना कि इसकी बीवी आसिया कह रही थी, अब तुमने इसे घर में क्यों रखा हुआ है, उसे आज़ाद कर दो, ये तो इस काबिल नहीं कि इसे यहाँ रखा जाए। राशिद ने सर झटका और बोला, जाने मन, इसका मेरे लिए होना या ना होना एक बराबर है। तब आसिया ने कहा, वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो, ये तुम्हारी बीवी कम और तुम्हारी माँ ज्यादा लगती है। मैं उसकी हरकतें कई बार देख चुकी हूँ। मुझे तो लगता है उसे रखने में तुम्हारे बाप का कोई और ही यहाँ मकसद छुपा हुआ है। ये बात सुनकर मेरे हाथों में पकड़े चाय के कप यकदम जमीन पर जा गिरे। वो दोनों भी यकदम खामोश हो गए। तभी मुझे अरशद की बस इतनी सी आवाज आई कि आइंदा ऐसी बात मत करना, वो मेरे अब्बा हैं। मुझे भी उसकी ज़हनियत पर बहुत गिन आई, मगर फिर मेरे सारे वहम वाजे हो गए। सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर, जिन्होंने बाप की तरह मुझे मान दिया था, वो मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। खैर, आज तो खूनी रिश्तों पर भी एतबार नहीं था। वो तो मेरे अब्बा के दोस्त थे। वो दिन और आज का दिन मैंने हद दर्जा उस शख्स के सामने जाने से गुरेज की। वो मेरे सामने आ जाता तो मैं उसे नजरअंदाज कर देती। मेरी सौतन और मेरी सास की जोड़ी जैसे दो जिस्म एक जान बन गई थी और मेरी हैसियत घर में एक नौकर सी थी। ऐसे नौकर की जिसे कचरे की तरह घर के कोने में फेंक रखा हो। आज फिर मेरे ससुर मेरे सामने आ गए। मुझे उनसे न जाने क्यों डर लगने लगा था, या शायद हालात से डर लगने लगा था। कुछ दिनों के बाद न जाने मेरी सौतन को क्या सूझी, बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, आज तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास तो चलो। मैं उसके इस कदर शरीर रवैया पर हैरान रह गई, मगर मजबूरन मुझे उसके साथ जाना पड़ा। मैंने उसे कहा कि हम दोनों घर की गाड़ी पर चलते हैं, मगर वो बोली, नहीं, घर की दोनों गाड़ियां कहीं गई हुई है, सो हमें बस पर ही जाना पड़ेगा। पहले तो मुझे उसकी बातों पर ताज्जुब सा हुआ, मगर फिर मैं उसके साथ चलने के लिए रजामंद हो गई। मैंने चादर उठाई, सर पर की और उसके साथ चल पड़ी। मैं रास्तों से बहुत बेखबर थी क्योंकि मैं कभी घर से नहीं निकली थी। वो खामोशी से मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी को चलते आधा घंटा गुजर गया, मगर जब अचानक बस रुकी, बस रुकते ही हम दोनों बस स्टॉप पर उतर गए। वहां उतरते ही मेरी सौतन ने कहा, मैं जरा पानी लेकर आती हूँ, तुम ये मेरा मोबाइल अपने पास रखो।
मैं अभी आ रही हूँ। फिर घंटों गुजर गए मगर आसिया का कहीं नामो निशान तक नहीं मिला। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पांव कांपने लगे कि ना जाने वो कहाँ चली गई। बड़ी देर तक मुझे यही वहम हुआ कि वो कहीं इस भीड़ भाड़ में रास्ता भटक गई हो, मगर मैं कैसे भूल सकती थी कि दूसरों की जिंदगियों के रास्ते की दीवार बनने वाले लोग इतनी आसानी से रास्ता नहीं भटका करते। मेरी नजर अचानक हाथ में पकड़े मोबाइल फोन पर पड़ी। ये वो फोन तो नहीं था जो आसिया इस्तेमाल करती थी। तभी मुझे सारा खेल समझ में आ गया। मैंने इस फोन पर मौजूद सब्ज बटन को अंदर 3 दफा दबाया। तब एक नंबर पर बेल जाने लगी। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मुझे हैरान नहीं किया था। वो मेरे ससुर ही थे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने मेरी जगह का पता पूछा। मैंने उन्हें किसी मुसाफिर से पूछकर बताया। बोले बेफिक्र रहो, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। रात गहरी हो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं खौफ के मारे कांप रही थी कि ना जाने आगे क्या होगा। मेरी जिंदगी अब कौन से इम्तिहान में पड़ने वाली है। रात के 12 बजे चचा रहीम मुझे उस जगह पर लेने आए। मेरी हालत देखकर वो भी बहुत शर्मिंदा हुए। वो किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे, इसलिए आने में इतनी देर हो गई थी। वो मुझे अपने साथ घर ले गए। घर के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले मेरी नजर आसिया पर पड़ी, जिसने मुझे देखते ही कहा, देखो राशिद, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बाप रात के इस पहर आखिरकार घर वापस आ ही गए। राशिद और उसकी माँ तो हम दोनों को देखते ही आग बगोला हो गई। राशिद ने आगे बढ़कर मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया। तब उसके अब्बा ने गर्जदार आवाज में कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो राशिद। मेरी सास बोली, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तुम और तुम्हारी बहू इतने अरसे तक हम दोनों माँ बेटे को बेवकूफ बनाते रहे। अब बस इस घर में कोई गंदगी नहीं होगी। उनकी बातें सुनकर मेरे ससुर तैश में आ गए। बोले, बकवास बंद करो। तभी राशिद ने मेरा हाथ पकड़ा, तकरीबन घसीटते हुए मुझे घर से बाहर ले आया। बोला, इस फसाद की जड़ को खत्म कर देता हूँ। मैं उसके सामने हाथ जोड़ती रही कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मुझे दरबदर होने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा ससुर घर से बाहर आया। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे अपने साथ ले गया। मुझे अलग घर लेकर दिया। मैं जानती थी चचा रहीम बहुत पैसे वाले हैं, इसलिए मुझे अपने पास रखना उनके लिए कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने बेटी समझकर मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, तुम मेरे दोस्त की इमानत हो, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। उनका शफकत भरा लहजा सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैं उस फरिश्ते सिफ्त आदमी पर किस तरह शक कर सकती थी। मेरे दिल में एहसास नदामत शिद्दत से उभरता था। उसके बाद वो अपना घर बार छोड़कर मेरे साथ रहने लगे। 2-3 ही दिन गुजरे थे कि अल्लाह ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी। ये खबर भी तब मिली जब बच्चे का बाप पास था। अब मुझे जिंदगी के सारे मकसद ही बदलते नजर आ रहे थे। मैं हर वक्त अपने बच्चों के ख्यालों में खोई रहती। माजी तो जैसे बोल गई थी। 9 माह का अरसा खैर खैरियत से गुजर गया। मेरे ससुर सिर्फ चचा नहीं थे, बल्कि मैं उन्हें बाप कहकर पुकारती थी। उन्होंने मेरा ऐसा ख्याल रखा जैसा कि एक बाप बेटी के साथ करता है। एक खानसा माँ हर वक्त मेरी खिदमत पर मामूर थी। 9 माह के बाद जचकी का वक्त आया तो मेरा ससुर मुझे लेकर अस्पताल गया, मगर वहाँ हमारे लिए एक और हादसा मुंतजर था। वहाँ जाते ही मेरी नजर एक स्ट्रेचर पर पड़ी, जिस पर एक लहूलुहान जवान लेटा हुआ था। उसके सारे कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे। मैं उस शख्स को कैसे भूल जाती। वो शख्स मेरा शोहर था और औरत मेरी सास थी जो उसके सरहाने खड़ी थी। हम दोनों ससुर बहू को देखते ही वो मेरे पास आई और मुझसे माफिया मांगने लगी। उसने कहा कि इससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, जिसकी सजा वो अब भुगत रहा था। मेरे बेटे को बचा लो। वो मुझसे भी माफिया मांग रही थी। उसके आंसू सच्चे थे, उसकी फरियाद सच्ची थी, सो मैंने उसे माफ कर दिया। एक माँ इस मुकाम पर पहुंचकर
कैसे कोई मजीद गुनाह कर सकती है। राशिद का इलाज शुरू हो गया। इधर मेरी गोद में अल्लाह ने चांद सा प्यारा बेटा दे दिया। बाद में मालूम हुआ कि आसिया ने राशिद को धोखा दिया है। किसी बात में बहस के दौरान छत से धक्का दे दिया। तब इस बेचारे की ये हालत हो गई। अल्लाह अल्लाह करके राशिद को भी होश आ गया। उसने हाथ जोड़कर मुझसे और अपने बाप से माफ़ी मांगी। मैंने उसे खुले दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी मेरा बदला मेरे रब ने ले लिया है। इस घर में बिना किसी हसद और शक के एक बेहतरीन जिंदगी हम गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह के घर में ना देर है ना अंधेर है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस कदर नेक ससुर जो बाप की तरह है अता किया, जिनकी बदौलत आज इस मुकाम पर हूँ, वरना शायद मेरी जिंदगी तो कब की बर्बाद हो जाती।